नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात आप देख रहे हैं और आज बात प्रियंका की चुनाव चालीसा की, क्योंकि प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया है। प्रियंका के इस दांव को कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक मान रही है, लेकिन प्रियंका के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि दोपहर को प्रियंका ने 40% महिला को टिकट देने का ऐलान किया। शाम को उनके सलाहकार हरेंद्र मलिक ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या प्रियंका की चुनावी चालीसा है या फिर 32 साल पुराना बदला। ये रिपोर्ट है। आधी आबादी पर दांव, प्रियंका ने बढ़ाए महिलाओं के भाव। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, महिलाओं की एक आवाज। प्रियंका जी का संकल्प है, उनकी प्रतिज्ञा है, आप इस लड़ाई में उनके साथ हैं। 33% आरक्षण की चुप्पी पर 40% वाला विस्फोट। प्रियंका की चुनाव चालीसा। यह 32 साल वाला बदला। समाज में महिलाओं को सत्ता मिलनी चाहिए। और अपनी बहनों से कहते हैं, आप सत्ता छीनिए पुरुषों से। पंचायत के चुनाव लड़िए, विधानसभा के चुनाव लड़िए, आगे बढ़िए, राजनीति में आइए, ताकि आपके हाथों में सत्ता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े चुनाव में प्रियंका गांधी वड्रा ने 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान कर सबसे बड़ा दांव चल दिया है। मैंने कहा 40% क्यों नहीं, शुरुआत तो कहीं से होनी है। तो कैलकुलेशन देखिए, ये बेसिकली एक भावना है। आपने कहा क्या महिला शक्ति कांग्रेस को सत्ता में ला सकती है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या महिला शक्ति महिला को सत्ता दे सकती है कि नहीं। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हर महिला के जीवन में संघर्ष होता है और वो संघर्ष को बहुत अच्छी तरह से संभालती है, आगे बढ़ती रहती है, कभी रुकती नहीं है। और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में आने से जो करुणा है और जो एक महिला पॉलिटिक्स में ला सकती है, समाज को बदलने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा, कुछ नया करने की इच्छा, वो सबसे ज़्यादा क्षमता मेरी महिलाओं में। मतलब कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट देने के लिहाज से यूपी की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 161 पर महिला उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन जब प्रियंका ये ऐलान कर रही थी, तब भी उनके मंच पर 7 पुरुष नेता मौजूद थे और प्रियंका के आजू बाजू में केवल 2 महिलाएं बैठी थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी का महिलाओं को टिकट देने का फैसला काफी चुनौती भरा रहने वाला है। मैं तो 50 के समय के पक्ष में थी, लेकिन आइडिया ये तब से आया जब से मैं पिछले 2 सालों से मैं यूपी में काफ़ी मैंने दौरा किया, काफ़ी महिलाओं के भी इश्यूज उठाए, उन्नाव गई, हाथरस गई और मैंने देखा कि लड़ रही हैं महिलाएं। प्रियंका प्रदेश की तमाम महिलाओं को चुनाव लड़ाने की बात कर रही हैं। इसके लिए न उन्हें परिवारवाद से गुरेज है, न पुरुषवादी सोच की परवाह। लेकिन सवाल इस बात का है कि प्रियंका खुद भी चुनाव लड़ेंगी क्या? जो 40% टिकट महिलाओं को मिलने जा रहा है, क्या उसमें एक महिला से हम बात कर रहे हैं? क्या वो एक महिला उसमें से प्रियंका गांधी भी होंगी? सारे सवालों का जवाब आज ही चाहिए आपको। ये सबसे बड़ा सवाल है मैम कि अगर 40% महिलाएं लड़ेंगी, क्या उसमें एक नाम प्रियंका गांधी ये देखते हैं, आगे आगे देखते हैं कैसे परिस्थितियां बनती हैं। विचार कर रही हैं विधानसभा चुनाव लड़ने पर? क्यों नहीं करूंगी। किस सीट से चुनाव लड़ेंगे आप? अरे विचार कर रही हूँ, देखते हैं। कांग्रेस ने 15 नवंबर तक महिलाओं से आवेदन मांगे हैं। कांग्रेस प्रभारी ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि अगर वो अपनी माता बहनों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं।
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव है या फिर उम्मीदवार की तलाश में भटक रही कांग्रेस महिलाओं को हथियार बनाकर यूपी की बाजी को पलटने की कोशिश कर रही है। क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा भाजपा ने 46 महिलाओं को टिकट दिया था, जिसमें से 37 महिलाओं ने जीत हासिल की थी। सपा ने 31 महिलाओं को टिकट दिया, जिसमें 2 सीटों पर जीत मिली। बसपा ने 21 महिलाओं को टिकट दिया और 2 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस ने 12 महिलाओं को टिकट दिया, जिसमें से 2 पर जीत मिली, जबकि रालोद ने 27 महिलाओं को टिकट दिया था। मतलब पिछले विधानसभा चुनाव में महिलाओं को टिकट देना भाजपा के लिए फायदे का सौदा रहा था और अब कांग्रेस 22 की जंग में 12% से सीधे 40% की उड़ान भरकर आधी आबादी के दम पर कुछ बड़ा करने की कोशिश में है। इतना बड़ा जिससे उसका 32 साल पुराना बदला पूरा हो सके। लखनऊ से जैनेंद्र कुमार, ABP गंगा। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। बंद पड़े बस्ते में पड़े 33% महिला आरक्षण के बिल के बीच प्रियंका का 40% महिलाओं को चुनाव लड़ाने वाला ऐलान बहुत बड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपने इस दांव से अपना 32 साल का सूखा खत्म कर पाएगी, क्योंकि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस कमजोर होती रही। जीत से ज्यादा उसकी लड़ाई मुख्य विपक्षी दल की है। जंग में प्रियंका का सबसे बड़ा दांव, क्या कांग्रेस जमा पाएगी यूपी में पांव? महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। प्रियंका का प्रचंड प्रहार क्या खत्म कर पाएगा 32 साल का सूखा? जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। 1989 ये वो साल था जब कांग्रेस ने आखिरी बार देश के सबसे बड़े सियासी राज्य की सत्ता का सुख चखा था। लेकिन इसके बाद कांग्रेस चुनाव दर चुनाव इतनी कमजोर होती चली गई कि जो छत्र कभी कांग्रेस की छत्र छाया में खड़े थे वो उससे ही किनारा करने लगे। कभी ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित कांग्रेस की ताकत हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ ब्राह्मण भाजपा के साथ चले गए, मुस्लिम सपा के हो गए और दलित मायावती के साथ हो गए। पिछले कुछ चुनावों को देखें तो यही सच है कि जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शासन किया, आज वही यूपी में मुख्य विपक्षी दलों की रेस में सबसे पीछे है। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, किसी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। लेकिन मुरझाई हुई कांग्रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा जान फूंकने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका का 40% महिलाओं को चुनाव लड़ाने वाला प्लान कांग्रेस के लिए किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है, क्योंकि इससे पार्टी को जिताऊ उम्मीदवार मिले न मिले, लेकिन महिलाओं पर दांव चलकर एक बड़ा संदेश जरूर दिया जा सकता है। आइडिया ये तब से आया जब से मैं पिछले 2 सालों से मैं यूपी में काफ़ी मैंने दौरा किया, काफ़ी महिलाओं के भी इश्यूज उठाए, उन्नाव गई, हाथरस गई और मैंने देखा कि लड़ रही हैं महिलाएं। देश में 24 साल पहले महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात हुई थी, लेकिन अब 33% को बढ़ाकर 50% कर देना चाहिए। जब देश में महिलाओं की आबादी 50% है तो फिर महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% होना चाहिए। ये बात संसद में शिवसेना की प्रियंका ने कही थी। लेकिन कांग्रेस की प्रियंका ने 50% न सही 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान कर हड़कंप जरूर मचा दिया है। प्रियंका गांधी का ये दांव यूपी विधानसभा चुनाव में किसका खेल बिगाड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि संसद में 33% महिला आरक्षण वाला बिल जब पिछले 2.5 दशक से धूल खा रहा है, तब महिलाओं को
40% टिकट देने का ऐलान कर कांग्रेस ने पूरा गेम बदलने का बिगुल बजा दिया है। क्योंकि जिस तरह से प्रियंका यूपी में अटैकिंग मोड में अपने विरोधियों को ललकार रही हैं और जनता को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि कांग्रेस अभी खत्म नहीं हुई, उसके पंजे में अभी जान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि प्रियंका का पंजा 22 किस पर पड़ेगा, ये देखना होगा। लखनऊ से जैनेंद्र कुमार, एबीपी गंगा। यूपी की नैया निषाद खिवैया, क्योंकि यूपी में जहां किंग बनने की लड़ाई लड़ी जा रही है, वहीं एक लड़ाई सनाफ मल्लाह की हो रही है। क्योंकि निषादों का नेता कौन है, इसको लेकर निषाद पार्टी और वीआईपी के बीच घमासान मचा हुआ है। ये रिपोर्ट। डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। यूपी की नैया निषाद खिवैया। यूपी में निषाद वसील सन ऑफ मल्लाह। त्रेता युग में भगवान राम की नैया निषाद महाराज ने पार लगाई थी, लेकिन 2022 में निषाद किसकी नैया पार लगाएंगे? क्योंकि यूपी के पूर्वांचल में निषाद वोट का बड़ा प्रभाव है और निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद कहते हैं कि यूपी की तकरीबन 100 सीटों पर उनकी पार्टी का और उनकी जातियों का असर है। तो क्या मान लिया जाए इस बार यूपी के चुनाव में निषाद वोट बैंक बड़ा गेम चेंजर होने वाले हैं? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल इस बात का खड़ा हो गया है कि निषादों का नेता आखिर कौन है, क्योंकि निषाद पार्टी और वीआईपी के बीच सन ऑफ मल्लाह की जंग छिड़ गई है। दोनों खुद को निषादों का सबसे बड़ा नेता बताते हैं। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अभी पहले तो हमने उनको दिया था काम करने के लिए, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने में सिमट रहे, तो वो समाज का नेता कैसे हो सकता है? पार्टी बना है और पार्टी हम चाहेंगे कि यहाँ पे काम करे और समाज के हक अधिकार की बात करे। और संजय निषाद जी को तो हमने दिया था कि आप पार्टी बना के चलाइए, लेकिन वो पार्टी नहीं, वो दुकान चला रहे हैं। वो समय समय पे बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को ब्लैकमेल करके एक टिकट ले लेते हैं, एक एमएलसी ले लेते हैं, इस पे समझौता कर लेते हैं। मुकेश साहनी पहले अपने गिरेबान में जाके देखें, अध्यक्ष नहीं है वो आज के दिन अपनी पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया, फिर उसका उनके वोट से, भाई अपने वोट से तो एमएलसी बने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वोट से बने। डॉक्टर संजय एमएलसी हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपनी पार्टी का हूँ मैं। अपने उत्कृष्ट कार्यों की वजह से हूँ। हमारे पास जनाधार, हम सोई हुई कौम को जगाए हैं। ये झुआ भरोट पर पौआ के लिए भी लगा था, अपने कैडर से पार्टी के लिए भी लगाया हूँ। लेकिन जिस तरीके से यूपी में फूलन देवी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा, उससे सवाल खड़ा हो गया है कि क्या इस बार फूलन देवी की मूर्ति तय करेगी निषादों का नेता कौन बनेगा। उनके जयंती पे या उनके शहादत दिवस पे हम लोग माल्यार्पण करना चाह रहे थे, वो सरकार ने रोका। और किस उद्देश्य से रोका, ये सरकार ही जवाब देंगे। अभी हम इनकी जवाब भी हम आने वाले समय में देंगे। 50,000 प्रतिमा हमारा बन चुका है और अगले महीने में 12 तारीख के बाद इसको पूरे प्रदेश में घर घर तक हम फूलन देवी को पहुंचाएंगे। हालांकि फूलन देवी की मूर्ति वाली सियासत में सिर्फ मुकेश सहनी ही शामिल नहीं है, सपा भी इस पर अपनी दावेदारी ठोक चुकी है। लेकिन जिस तरह से निषाद पार्टी और वीआईपी के बीच लड़ाई छिड़ी है, उससे बड़ा सवाल ये है कि जहां यूपी में निषाद पार्टी भाजपा के साथ है, वहीं बिहार में वीआईपी भाजपा के ही साथ है। ऐसे में अगर वोट बटे तो कहीं ना कहीं नुकसान भी भाजपा का होगा। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात योगी के चुनावी चरखे की। इन दिनों यूपी में हर कोई अपना अपना दांव आजमा रहा है। आज एक दांव सीएम योगी ने भी आजमाया। ये योगी का चरखा दांव था, जिसने विरोधी खेमे में खलबली मचा दी। योगी का चरखा दांव। योगी की गांधी वाली रणनीति। हाथ में चरखा, दिल में महात्मा, सुन ले विश्वात्मा, ये सीएम योगी का नया अवतार है। ये 22 की जंग का महाऐलान है, क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सीएम योगी ने खादी महोत्सव
और सिल्क एक्सपो 2021 का शुभारंभ करने के बाद चरखा चलाकर साफ कर दिया है कि वो वक्त आने पर अपने विरोधियों पर चरखा दाव भी आजमा सकते हैं। देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की यानी बेरोजगारी की दर क्या है, इस बेरोजगारी के दर के आंकड़ों को मैं देख रहा था। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है। 2017 में जब हम लोग आए थे तब प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर 17 से 18% थी और आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर घट करके मात्र 5% रह गई है। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारे द्वारा प्रारंभ की गई योजनाएं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं। जहां सीएम योगी अपने विरोधियों पर जमकर गरजे, वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना के चेक और ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र बांटे। वहीं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ये बताने से नहीं चूके कि खादी आजादी का सिंबल रहा है, जो फैशन का प्रतीक भी बन चुका है, जिसे घर घर पहुंचाने के लिए भाजपा हर प्रयास कर रही है, क्योंकि इससे जहां व्यापार बढ़ेगा वहीं लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल सीएम योगी के चरखा दाव का है, जिसको लेकर सूबे की राजनीति गर्म है, क्योंकि जब जब विपक्ष एक नई रणनीति बनाता है, योगी नई चाल चल देते हैं। अब इसका असर 2022 के चुनाव में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना साफ है इस बार चरखा दाव की गूंज जमकर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तराखंड पर ऊपर वाले आक्रमण की, क्योंकि पिछले 2 दिन से उत्तराखंड में बारिश नहीं, आफत बरस रही। पहाड़ दरक रहे हैं, मकान ढह रहे हैं, पुल बह रहे हैं और हर पल घटती घटना 2013 वाली तबाही को याद दिला रही है। दिलों में खौफ भरने वाली ये तस्वीर नैनीताल की है, जहां बादल फटने के बाद जिंदगी नरक बन गई। अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता। ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए मकान की ये तस्वीर चमोली की है, जहां कुदरत का कहर सितम ढा रहा है। हल्द्वानी में चंद सेकंड में ही पूरा पुल बह गया। गोला नदी का बहाव खौफ से भरा था। ये वो नदी, ये गोला नदी है और जिस तरह से इसका रूप है, ये कई साल पहले जो आपदाएं थी उसके तस्वीरें बयां करती है। ये जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है, ये अपने उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और इस पुल में लगातार देखिए लोगों का आवागमन है, लोग यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं, लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशासन अपील कर रहा है कि ऐसी इस जगह पर ना जाए जहाँ पर दिक्कतें हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं सुन रहे हैं, लोग यहाँ पर फोटोग्राफी करने आ रहे हैं। वहीं मंदाकिनी और रामनगर में बहने वाली कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही, जैसे मानो सब कुछ बहा ले जाना चाहती हो। रामनगर में लगातार 48 घंटों से हो रही बारिश ने कहर बरपाया है। रामनगर से होकर गुजरने वाली कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे रामनगर के पास बसे सुंदरखाल गांव के लोग यहां पर फंस गए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तकरीबन 20 से 25 ऐसे मकान हैं जिसमें लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए कवायद की जा रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें यहां पर पहुंची हैं। राफ्ट की मदद से इनको निकालने की कोशिश की जा रही है। 3 दिन से हो रही लगातार बारिश ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। शहरों का संपर्क आपस में टूट गया। क्या सड़क, क्या पुल, क्या रेल की पटरी, सब कुछ तबाह हो गए। हजारों यात्री फंस गए, लोगों का आपस में संपर्क नहीं हुआ। वहीं इन सब के बीच उत्तराखंड में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था। हर पल एक नई अनहोनी की खबर आ रही थी। मंगलवार शाम 6 बजे तक 30 लोगों की मौत की खबर आ गई। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने सारे काम छोड़ तबाही पर नजर बनाए हुए थे। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इस स्थिति में सभी को धैर्य बना के रखना है, सारे लोगों को संयम बरतना है और सरकार हर स्थिति में हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरी तरह से यहाँ के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने हर तरीके से कहा है और हवाई जो हमारी वायुसेना है वो भी अपने हेलीकॉप्टर यहाँ पर भेज रही है और जो लोग जहाँ भी फंसे हैं हम उनको सबको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन के लिए 4 धाम यात्रा स्थगित हुई थी, किंतु अब मौसम दोबारा से खुल रहा है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे विचार से कल से बहुत ही स्मूथली चलेगा सर।
कुमाऊं साइड में थोड़ा दिक्कत है। अभी तो हम पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कुमाऊं जाने का प्रयास कर रहे थे और कालागढ़ के आगे मौसम ने अलाउ नहीं किया। तो अभी हम पूरा गढ़वाल क्षेत्र देखते हुए कोटद्वार, हिंडौन, पौड़ी सब देखते हुए रुद्रप्रयाग आए हैं और बाकी भी गढ़वाल क्षेत्र को देखा। तो गढ़वाल क्षेत्र आज लगभग खुल गया है। ये तस्वीरें उत्तराखंड की तबाही का सिर्फ ट्रेलर भर है, क्योंकि जो आपदा उत्तराखंड में आई है उसका हिसाब अभी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मौसम की मार इतनी ज्यादा है कि इसके निशान आने वाले कई दिनों तक दिखेंगे।